नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी के लिए टॉप 300 की सीरीज़ में हमारा अगला टॉपिक है होम रूल आंदोलन। इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं बता दूं कि अब आज से आपको ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि 1 घंटे बाद आपको नई वीडियो मिले। अगला टॉपिक होगा स्वदेशी आंदोलन। तो आपका काम यह है, अगर आप जल्दी से कवर करना चाहते हैं, इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो समय समय पर आकर चैनल पर देखिए कि कहीं कोई वीडियो आपसे मिस तो नहीं हो गई। लगातार रिवाइज करते रहिए क्योंकि अब लगभग सारी नोट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं आपको उपलब्ध भी करा चुका हूं। अब वीडियो बनाने की बारी है। लगातार वीडियो बनाते जाएंगे, आपको देते जाएंगे। अगर आप पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि होम रूल आंदोलन से कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। यूपीएससी ने पहले भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं, ध्यान रखिएगा। और बड़े मज़ेदार प्रश्न पूछे हैं, कोई बड़ा कठिन टाइप का नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि होम रूल का मतलब क्या है। यह प्रश्न पूछा गया है। सिंपल से ये था कि होम रूल का क्या अर्थ है। 4 लाइनें दे दी गई हैं, आप बताइए कि इसका क्या मतलब है। ध्यान दीजिएगा, उस समय होम रूल का अर्थ था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वशासन। और इस स्वशासन में भी शामिल क्या है, इसका तात्पर्य है ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन। इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं, अभी भी हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन है, लेकिन उसके अंडर में हम अपना शासन चला रहे हैं। ठीक है, हमारे लोगों के द्वारा सरकार बन रही है। ठीक, हम इनके अनुसार नियम बना रहे हैं, अपने भारतीय लोग ही शासन में शामिल हैं। इस तरह की बातें इसमें शामिल थीं। तो कभी भी होम रूल शब्द आए तो आप समझिए कि यहाँ से मतलब होम रूल का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आज़ादी हम चाहते हैं। ब्रिटिश शासन के अंदर ही शासन की बात हो रही थी। इस पर प्रश्न आया था, पीछे आगे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ देखिए वही बात अलग तरीके से लिखी गई है कि ऐसा शासन जिस पर बाह्य रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो, लेकिन आंतरिक नियंत्रण भारतीयों के हाथ में हो। यहाँ से सेम सेंटेंस पूछा जा सकता है। अच्छा, अब 2 लोग हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है इससे संबंधित, क्योंकि इन्होंने ही शुरू किया था। एक व्यक्ति हैं तिलक जी और दूसरी एनी बेसेंट। इनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। पीसीएस एग्जाम्स में इन पर अलग तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यूपीएससी फैक्चुअल भी पूछती है और कंसेप्ट भी पूछती है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें देखते हैं कि एक मिनट रुकिए ज़रा। चलिए आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, और फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों प्रकार के। ध्यान दीजिएगा कि यह जो आंदोलन था, आयरलैंड के एक नेता थे रेमंड, उनसे प्रभावित था। उन्होंने इस तरह का आंदोलन चलाया था। ठीक है, तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र और कर्नाटक में होम रूल आंदोलन चला, और एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र पूरा भारत था। ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया। यहाँ से सेंटेंस किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। मैं बड़ा सीधा सीधा कह देता हूँ कि इस तरह के पूछा जाए, लेकिन यूपीएससी इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा घुमा कर पूछती है तो बहुत सारे लोगों का दिमाग चकरा जाता है। आप बेसिक कंसेप्ट ये ध्यान में रखिए कि जो होम रूल आंदोलन तिलक जी चला रहे थे, उसका कार्यक्षेत्र जो था वो महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र था। इनकी शाखाएँ कम थीं। और जो एनी बेसेंट चला रही थी होम रूल, पूरे भारत में उनका प्रभाव था। ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा मजबूत था। तो जो महाराष्ट्र में जो तिलक जी चला रहे थे ना, इनका जो आंदोलन था काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। ये थोड़ा सा ढीला ढाला था। समझ लीजिए दोनों में अंतर क्या है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने क्या किया था कि इसके लिए लीग भी बनाया था, होम रूल लीग। इस पर प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने। लास्ट में वो लाइन मैंने लिखा है, एकदम सीधा सा प्रश्न था लीग पर। लेकिन और भी प्रश्न बनते हैं स्टेट पीसीएस में भी, और यूपीएससी द्वारा भी पूछे जा सकते हैं। एक बार देख लीजिए कि तिलक ने जो होम रूल लीग बनाया था उसके बारे में कौन सी बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात कि अप्रैल 1916 में सबसे पहले इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? पुणे के बेलगांव में था। ठीक है, इसके अलावा इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्ट तथा सचिव थे एनसी केलकर। इन लोगों से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी जब प्रश्न पूछती है ना, तो किसी आंदोलन से, किसी संगठन से कौन व्यक्ति जुड़े थे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हर साल एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो संगठनों से जुड़ा होता है। जैसे गांधी जी ने कौन से संगठन बनाए थे, अंबेडकर जी ने कौन से बनाए थे, क्रांतिकारी संगठनों से प्रश्न आ गया, तो उन संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तिलक की लीग की 6 शाखाएं थीं, और इन प्रांतों में कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार, मुंबई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र शामिल था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए एनी बेसेंट का लीग। देखिए एनी बेसेंट के लीग का गठन 1916 में हुआ था।
मुख्यालय कहाँ था? अड्यार मद्रास में था। और देखिए सचिव कौन थे? अरुंडेल। इस पर प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, ठीक है। और सीपी रामास्वामी अय्यर, वीडी वाडिया, जे बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, बी चक्रवर्ती आदि इसके सदस्य थे। कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं कि इस आंदोलन से कौन कौन लोग जुड़े थे, कौन कौन इसके सदस्य थे। तो एक बार ध्यान रख लेंगे कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ है जिनका ज़्यादा नाम आता है इतिहास में, वो इनसे जुड़े थे कि नहीं, ठीक है जी। अच्छा, इनकी लीग तिलक के लीग की अपेक्षा अधिक खुली थी। केवल 3 व्यक्ति मिलकर इसका कहीं भी गठन कर सकते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसकी जो शाखा खोलनी होती थी तो कोई भी 3 व्यक्ति कहीं इकट्ठे हों और इनकी जो लीग की कोई शाखा खोलनी है खोल सकते थे, ठीक है। और देश भर में 200 से ज़्यादा शाखाएं खोली गई थी। आगे बढ़ते हैं। एक जो है इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से यूपीएससी ने पूछा था, यही मैं बता रहा था कि 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया था। सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था। बस इसमें सिर्फ इतना ही जानना है। एक बात मैं आपको बताऊं कि चाहे इतिहास हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं, जब आप अपनी नोट में जाएं ना, तो नोट को सेम इसी टॉपिक को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ें। अगर आपके पास पीडीएफ है तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि आपके पास अपनी किताबें हैं, बेसिक है, उससे आपका बेसिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसका जो लेवल है ना ऊपर करके चल रहा हूँ, थोड़ा एडवांस लेवल का। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि टफ लगे, बहुत कम शब्दों में बातें ख़त्म हो गई, तो आप उसका बेसिक भी पढ़िए, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हें आप किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अगले टॉपिक का इंतज़ार करिए। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। नमस्कार।